हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, अब तक हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में हमने अब तक पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को कवर किया था लास्ट लेक्चर में, और हमने 5 पोस्टुलेट को बहुत डीप में डिस्कस किया था। और मैं आशा करता हूं कि आपको वो सारे पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे। वन बाय वन मैंने आपसे डिस्कस किए थे वो लास्ट लेक्चर में। ठीक है, मैंने आपको सिंपल बताया था कि जो पोस्टुलेट नंबर 1 होता है वो अपना बताता है किसके बारे में, कि हर एक सिस्टम का अपना एक वेव फंक्शन होता है जो कि डिपेंड करता है किस पे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एंड ऑन टाइम। ठीक है, फिर वहाँ से अपन देखते हैं कि जो टाइम पे डिपेंड होने वाली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है, अपन ने क्या लिखा था, साई आर टी इज इक्वल टू साई आर डॉट साई टी। ठीक है, मतलब जो साई अपना टोटल वेव फंक्शन होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो उस वेव फंक्शन पे भी डिपेंड करता है जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी वाली, टाइम इंडिपेंडेंट से सोल्व होके आता है, और एक वेव फंक्शन अपना जो कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सोल्व होके आता है, उन दोनों के प्रोडक्ट पे वो डिपेंड करता है कौन, टोटल वेव फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि अपन को किसी भी स्टेट का, किसी भी सिस्टम का अपन को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस वेव फंक्शन में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फीड होती है। क्लियर, मतलब पोस्टुलेट नंबर 1 अपन को बताता है किसके बारे में, वेव फंक्शन के बारे में, कि हर एक सिस्टम का अपना एक वेव फंक्शन होता है। ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2 के बारे में मैंने बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए उसके रिगार्डिंग करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर बैठा हुआ है। मैंने आपसे बोला भी था, फॉर एनी ऑब्जर्वेबल इन द क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर, इसके बाद अपन ने पढ़ा था पोस्टुलेट नंबर 3, वो बताता है आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप क्या करते हो, आप उस ऑपरेटर को, उस ऑब्जर्वेबल का जो ऑपरेटर होता है उसको फंक्शन पे लगाते हो, और फंक्शन पे लगाने के बाद अगर वो सेम फंक्शन वापस एज इट इज़ आ जाता है विदाउट लूज इट्स आइडेंटिटी, देन और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू अटैच होकर आती है उस फंक्शन के, तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन। ऑपरेटर को हम बोलेंगे आइगन ऑपरेटर, और जो वैल्यू निकल के आएगी, जो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, और साथ में इस पूरी होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्लियर, ये था अपना मेथड किसका, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालने का। फिर मैंने बताया था कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिन पर ऑपरेटर लगाने के बाद फंक्शन ही चेंज हो जाता है। जब फंक्शन ही चेंज हो जाएगा इसका मतलब वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को तो फॉलो नहीं करेगा। जब वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, दैट मीन्स हम फिर क्या करेंगे, दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे किसका, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने का। अब दूसरा मेथड कौन सा होता है, वो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने का, वो था अपना पोस्टुलेट नंबर 4 में एवरेज वैल्यू मेथड या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड। क्लियर, ये था अपना। उसमें उसको अपन कैसे करेंगे उसको अपन आज पढ़ेंगे डीप में। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अपना एक तो अपन पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक पढ़ेंगे अपन एवरेज वैल्यू के बारे में। ठीक है, और एक अपन छोटा सा टॉपिक और लेंगे, उसको आज अपन इसी लेक्चर में इन सब चीज़ों को अपन क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। ठीक है, एक तो श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दूसरा अपन पढ़ेंगे क्या, एवरेज वैल्यू के बारे में, और तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं एक कि अपना जो टोटल वेव फंक्शन होता है, वो जो टोटल वेव फंक्शन है वो टाइम पर डिपेंड करता है नहीं करता। ठीक है, इसको अपन देखेंगे, हालांकि वो अपन उसको आगे वो डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है, साइज स्क्वायर इसको बोलते हैं अपन, वो टाइम पर डिपेंड करती है या नहीं करती। ठीक है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे हल्का फुल्का, और अपना आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। और अपना क्वांटम का ऑपरेटर के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें, आइगन वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे गाइज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें हाइड्रोजन एटम, 1D बॉक्स, रिजिड रोटर, SHO, इनके रिगार्डिंग अपन पूरा एक मॉडल लेंगे, और उस मॉडल को अपन का बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, उसकी हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेट गेट और IIT जेईई में आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, मैंने आपको पोस्टुलेट 4 के बारे में बताया था कि एवरेज वैल्यू मेथड होता है, ये अपना दूसरा मेथड होता है जब ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालने का, जब अपना आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड मेथड, इसको अपन एवरेज वैल्यू मेथड बोलते हैं, इससे अपन निकालते हैं। पोस्टुलेट नंबर 5 था अपना टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें अपन ने वैल्यू बोला था कि एच साई इक्वल टू क्या होता है, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल साई। ठीक है, क्लियर है चीज़ें, डेल साई अपॉन डेल टी, ये अपन ने बोला था। मतलब ये जो इक्वेशन होती है टाइम पर डिपेंड करती है वाली, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर है, अब देखना, ये पोस्टुलेट 5 अपन ने पढ़े थे कल, बहुत डीप में डिस्कस किए थे अपन ने। अब आज अपन पढ़ने वाले, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन एवरेज वैल्यू मेथड। देखो आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है। ठीक है, एक तो अपन डिस्कस करेंगे क्या,
कि एवरेज वैल्यू मेथड क्या होता है। एवरेज वैल्यू मेथड क्या होता है, एवरेज वैल्यू मेथड। दूसरा अपन करेंगे डिस्कस क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके बारे में करेंगे। क्लियर। तीसरा अपन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो टाइम पर डिपेंड करती है या नहीं करती, टाइम डिपेंडेंट और नॉट। क्लियर, ये अपन को देखना है। इन 3 टॉपिक के बारे में हम आज इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर। हाँ जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लो अब एवरेज वैल्यू मेथड। ठीक है, एवरेज वैल्यू मेथड क्या होता है। इस एवरेज वैल्यू मेथड को आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आइगन वैल्यू से ऑब्जर्वेबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो अपन क्या करते हैं, अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड यूज़ में लेते हैं। इससे अपन एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू मेथड या एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब हेडिंग डालो एवरेज वैल्यू मेथड। एवरेज वैल्यू मेथड क्या होता है, इसको अपन कब अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये अपन देखते हैं और अब और डीप में डिस्कस करते हैं इसको अपन। एवरेज वैल्यू मेथड क्या होता है, देखना भैया। एवरेज वैल्यू मेथड क्या होता है, देखो, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल फॉर एनी मोशन। जब अपन को किसी भी मोशन जब अपन को किसी भी मोशन के लिए ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर सबसे पहले अपन ऑपरेटर लेते हैं, उस फंक्शन पे लगाते हैं। जो भी मोशन है, जो सिस्टम है, उसका अपन फंक्शन लेंगे, उस फंक्शन पर ऑपरेटर को लगाएंगे और अपन देखते हैं कि वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक बार देखना, इसके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपके समझ में आ जाएगा ये ईजिली। क्लियर, देखना भाई ध्यान से। टू डिटरमाइन द value of observable of any motion for any motion we operate the operator, for any motion we operate the operator, we operate the operator on the function of motion। भाई यही तो करते हैं हम जब भी हमको किसी भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं किस पर, फंक्शन पर। ठीक है, और हमें चेक करेंगे कि वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, एंड चेक दैट it follow eigenvalue equation, check that it follow eigenvalue equation or not। हम क्या करते हैं, जब भी हमको ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को फंक्शन पे लगाते हैं। ठीक है, जो सिस्टम गिवन सिस्टम है उसके फंक्शन पे अपन लगाते हैं और हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो फॉलो नहीं करता तो हम क्या करते हैं, फिर हम आगे उसको देखेंगे अभी। ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ, इफ़ इट फॉलो, सुनना भाई ध्यान से, इधर देखो, इफ़ इट फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन, अगर ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है तो हम ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, देन आइगन वैल्यू, अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है तो आइगन वैल्यू जो होती है हमारी वो क्या होती है, आइगन वैल्यू उस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस आइगन वैल्यू को कंसिडर करते हैं एज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। क्लियर, देन आइगन वैल्यू इज considered as
हाँ जी, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, बोलो भैया। जब ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, जब ये सीन आता है कि वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि आइगन वैल्यू इज़ द, या आइगन वैल्यू इज़ कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। क्लियर, ये हमारे समझ में आता है। और इसका एग्जांपल हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं गाइज। इसके एग्जांपल देखो, मैंने आपको एक बताया भी था। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 1D बॉक्स के लिए, अब देखो मैंने 1D बॉक्स बोला तो 1D बॉक्स का फंक्शन आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या होता है 1D बॉक्स का फंक्शन? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होता है? √2/L sin nπx/L। क्लियर, मैं आपसे बोलूँ 1D बॉक्स के लिए काइनेटिक एनर्जी आप निकालो, तो आप क्या करते हो? मैंने आपसे क्या बोला? फॉर 1D बॉक्स, फॉर 1D बॉक्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आप क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर लोगे, ठीक है, इसका ऑपरेटर लोगे आप। क्या होता है इसका ऑपरेटर क्या होता है? -h²/2m d²/dx², ठीक है। और आप क्या करोगे? इसका फंक्शन लोगे। इसका फंक्शन क्या होता है भैया? इसका फंक्शन क्या होता है? √2/L sin nπx/L। ये लो भैया, आप इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे लगा दोगे और इस ऑपरेटर को आप जब इस फंक्शन पे लगाओगे तो आपको जो आइगन वैल्यू निकल के आएगी वो आइगन वैल्यू क्या होगी? आपकी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू होगी। दैट मीन्स वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। क्लियर है? हाँ जी, देखो इसको लगाते हैं अपन एक बार। जब मैं kx ऑपरेटर को इस साई पे लगाऊंगा तो क्या होगा? सबको पता है अच्छे से कि -h²/2m d²/dx², इस पर लगाया मैंने √2/L sin nπx/L। अब मैं इसको बार बार सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है, 2 बार सॉल्व करा रखा है मैंने इसको, ठीक है, ऑपरेटर की क्लास में। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़ा था तब भी मैंने सॉल्व करवाया था इसको। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आती है, वो वैल्यू क्या होती है? इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। वो किसकी वैल्यू होती है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। देखना भाई, देखना यहाँ से जो kx साई निकल के आएगा, kx साई वो क्या निकल के आता है? आपको अच्छे से पता है, n² h² π² डिवाइडेड बाय 2ml², ठीक है, ये निकल के आता है। और अपना फंक्शन एज इट इज़ बच जाता है √2/L sin nπx/L। इसका मतलब अपन क्या देखते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फंक्शन भी अपना क्या हुआ? फंक्शन तो सेम रहा, फंक्शन भी चेंज नहीं हुआ अपना, सही है, अपना फंक्शन चेंज नहीं हुआ। और क्या हुआ? साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू अटैच होकर आई, एक कांस्टेंट वैल्यू अटैच होकर आई, उसको अपन क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू बोलते हैं अपन इसको। और ये क्या होती है? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। क्या होती है ये? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। ये जो आया अपने पास, देखो ये जो आया, ये चीज़, ये क्या है भैया? ये क्या है? इसको अपन बोलते हैं आइगन वैल्यू। इसको अपन क्या बोलते हैं भैया? आइगन वैल्यू, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू। हाँ जी, आइगन वैल्यू है ये, या फिर इसको अपन और क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। क्लियर? हाँ जी, ये बात अपने समझ में आती है अच्छे से, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और अपना फंक्शन देखो एज इट इज़ आ गया। ये क्या है अपना? ये फंक्शन है भैया अपना, ये साई है, ये क्या है? साई, ये साई एज इट इज़ आ गया। और अपन ने यही तो बोला था, अपन ने क्या बोला था? आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटर, इफ़ फंक्शन डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, then the function is known as the eigenfunction, and the constant value attached with this function is known as the value of observable and eigenvalue. Clear? And the operator is known as eigenoperator, and whole process is the eigenvalue equation. That means it follow the eigenvalue equation, and this value eigenvalue is known as the value of observable or eigenvalue. Clear है चीज़? इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है, ये वाला सीन, ये हमेशा ये क्या कर रहा है? ये इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है भैया, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब सुनना, देखो ध्यान से। अगर ये तो यहाँ पर आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर गया, लेकिन अगर ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता तो फिर हम क्या करते हैं? देखना, इफ़ ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड फंक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये जो मैंने लगाया, इस ऑब्जर्वेबल का मैंने क्या लगाया? ऑपरेटर लगाया। भाई ऑब्जर्वेबल मेरे को निकालना क्या था? काइनेटिक एनर्जी, उसको ऑपरेटर लगाया, और फंक्शन लगाया मैंने मोशन का। अब देखना, इफ़ ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल
ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड फंक्शन ऑफ मोशन एंड फंक्शन ऑफ मोशन एंड फंक्शन ऑफ मोशन, हाँ जी दिख रहा है, इफ ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड फंक्शन ऑफ मोशन क्लियर डज नॉट फॉलो द आइगन वैल्यू इक्वेशन, अगर वो इसको फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा, डज नॉट फॉलो द आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन, अगर वो इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, देन वी यूज़ एवरेज वैल्यू मेथड, देन वी यूज़ एवरेज वैल्यू मेथड, और इसको अपन क्या बोलते हैं, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड, और क्या बोलते हैं इसको अपन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड, क्लियर। बाय यूजिंग द ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल, बाय यूजिंग द ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड फंक्शन ऑफ मोशन, वही बात है, एंड फंक्शन ऑफ मोशन, बोलो भैया, कुछ नहीं करना, अपन को कोई ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ऑब्जर्वेबल का जो ऑपरेटर है उसको लेंगे, उस मोशन का फंक्शन लेंगे, ठीक है, और दोनों को अपन क्या करेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको लगा देंगे। अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है तो हमारी आइगन वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, ठीक है। अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने आपके सामने लिखा है, इफ़ ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड फंक्शन ऑफ मोशन, if operator of observable and function of motion does not follow the eigenvalue equation or eigenvalue relationship, then we use the expectation value method or average value method by using operator of observable and function of motion। बोलो ये बात समझ में आती है नहीं आती है। अब अपन को यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अपन को करना क्या है, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है तो आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉलो करेंगे, अपन उसको लगाएंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन से अगर ऑब्जर्वेबल की वैल्यू आ रही है बहुत बढ़िया, नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू मेथड से हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं इस चीज़ को, क्लियर। अब देखो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अपन को, क्लियर। देखो इसका एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्वेबल अपन को निकालना होता है उसको अपन एम से डिनोट करते हैं। एक बार उसको अपन किसे डिनोट कर रहे हैं, एम से, ये लो भाई मैंने उसको एम से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये होते हैं एवरेज वैल्यू का, ये एवरेज वैल्यू का साइन होता है, ध्यान रखना भैया, सुनना ध्यान से। ये जो होता है ये जिसको आप क्या बोलते हो, आप तो उसको यही बोलोगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये तो बोलोगे लेस देन और ग्रेटर देन, लेकिन एक्चुअल में लेस देन ग्रेटर देन नहीं होता, ये होता है ब्रैकेट। क्या होता है ये, ब्रैकेट नोटेशन होता है, ये ब्रैकेट नोटेशन होता है। मैं एक क्लास लूँगा अलग से आपकी, ज़्यादा नहीं है, 8-10 मिनट का टॉपिक है ये, ब्रैकेट अलजेब्रा। उस ब्रैकेट अलजेब्रा में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि ब्रैकेट अलजेब्रा में अपन क्या करते हैं, उसमें कौन से साइन को कहाँ पर यूज़ लेंगे, इसके बारे में आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। इस एवरेज वैल्यू कैसे अपन निकालेंगे, एम क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्वेबल है ये, ठीक है। अपन क्या करते हैं, देखो सुनना ध्यान से, कैसे करेंगे अपन इसको। देखो अभी तक अपन ने पढ़ा है नॉर्मलाइजेशन के बारे में और प्रोबेबिलिटी के बारे में। अपन क्या करते थे, एक फंक्शन अपन को दे दिया, उस फंक्शन का अपन क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और सिंपल फंक्शन और डिटो और लिमिट ले लेंगे, क्लियर, मतलब साई स्टार साई डिटो, ये अपन क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब दो फंक्शन लेने हैं, मतलब सेम फंक्शन का एक तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है और एक सिंपल फंक्शन लेना है और दोनों के बीच में उसको सैंडविच कर देना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, दोनों फंक्शन के बीच में उसको क्या कर देंगे, सैंडविच कर देंगे, उसके बीच में रख देंगे क्या, उस ऑब्जर्वेबल के ऑपरेटर को, मतलब जो एम निकालना है इस एम का ऑपरेटर अपन क्या करेंगे, दोनों फंक्शन के बीच में लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखना भैया, जैसे मैंने बोला साई स्टार, मैंने क्या बोला, साई स्टार अपना एक वेव फंक्शन जो लिया अपन ने किसी भी सिस्टम का, उसका अपन वेव फंक्शन लिया, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया और इधर मैंने क्या लिया, ये साई ले लिया, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना, इधर इस एम जो है, ये एम, इसका ऑपरेटर मैंने क्या करा, इन दोनों फंक्शन के बीच में लगा दिया, क्लियर है। इन दोनों फंक्शन के बीच में मैंने इसका ऑपरेटर लगा दिया और वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा क्या, डिटो, क्लियर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, ये
इंटीग्रेशन का साइन तो आएगा ही आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मेरा फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, मेरा अगर फंक्शन ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो मेरे को ये कंडीशन लिखनी पड़ती है भैया, मेरे को ये जो कंडीशन है को लिखनी पड़ती है किसकी, नॉर्मलाइजेशन की, साई स्टार साई डीटो। क्लियर है बोलो। अगर मेरा फंक्शन नॉर्मलाइज है तो मैं इस चीज़ को नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि साई स्टार साई डीटो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब, जब मेरा फंक्शन नॉर्मलाइज होता है। अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो मेरे को ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्लियर है बोलो, बोलो भाई। हाँ जी, ये वाली बात आपके समझ में आई या नहीं आई? देखो ये वाली बात आपके समझ में आनी चाहिए अच्छे से, इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। बोलो भाई। तो ये तो हो गया आपके सामने एवरेज वैल्यू मेथड कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये फंक्शन मेरा नॉर्मलाइज होता, अगर ये फंक्शन मेरा क्या होता नॉर्मलाइज, तो अपन क्या करते, इसकी वैल्यू 1 कर देते, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये कब है, जब फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। अपन को ये निकालना है एम एवरेज, इसकी वैल्यू और क्या होती है, इसकी वैल्यू देख रहा भैया साई स्टार, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, लो भाई देखना भाई देखना, देखो भाई देखो, इधर देखना भैया क्या होता है। इफ़ साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज, इफ़ साई इज़ नॉर्मलाइज, साई क्या है मेरा, नॉर्मलाइज है। जब साई नॉर्मलाइज होता है तो साई स्टार साई डीटो ही क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 के केस में जो एम एवरेज निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, देखना भाई, साई स्टार एम का एवरेज, सॉरी एम का ऑपरेटर साई डीटो, ये निकल के आएगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी आपके बिल्कुल ये समझ, ये बात समझ में, ठीक है। ये लो भैया, हाँ जी, ये लो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा ये। हाँ जी बोलो, ये कब है, ये कब है, जब मेरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता, ऊपर वाला सीन। और जब वेव फंक्शन मेरा नॉर्मलाइज होता है तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस केस में अपन को अच्छे से पता है, अगर ये नॉर्मलाइज होगा, ये कब है, जब मेरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है, ठीक है। व्हेन, इधर लिख रहा हूँ मैं, देखो, व्हेन साई इज नॉर्मलाइज। क्लियर? क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जब साई नॉर्मलाइज होता है तो साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। हाँ जी, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी अब अच्छे से, इसमें कोई डाउट है ही नहीं आपको। क्लियर? अब अपन इसको, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे अपन, उसको अपन देख लेते हैं एक बार। क्लियर? इसको उतारो जब तक आप। देखना मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला जब भी आपको कोई ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आप क्या करते हो, उस पर आइगन वैल्यू इक्वेशन लगाते हो। आइगन वैल्यू आप क्या करते हो, वो ऑपरेटर है। देखो आपको जब भी आइगन वैल्यू, आपको जब कभी भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आप क्या करते हो, आप ऑपरेटर लेते हो जिस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर? और आप फंक्शन लेते हो उस मोशन का। आपने दोनों को आइगन वैल्यू के रिगार्डिंग आपने क्या करा, उसको सॉल्व किया। अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो हमारी आइगन वैल्यू क्या हो जाती है, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू हो जाती है। अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा तो हम इस एवरेज वैल्यू मेथड से उस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है? समझ में आया आपके यहाँ तक ये? ठीक है। इफ़ ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड फंक्शन ऑफ मोशन डज नॉट फॉलो द आइगन वैल्यू इक्वेशन देन वी यूज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड और एवरेज वैल्यू मेथड बाय यूजिंग द फंक्शन ऑफ मोशन एंड ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल। क्लियर? यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई? अब मैं आगे चल रहा हूँ, देखना अब आगे अपन सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखना भाई, सुनना भाई ध्यान से। देखो जैसे मैंने आपके सामने एक क्या लिया, एक फंक्शन लिया साई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ पोजीशन का एवरेज क्या होगा। मैंने आपसे क्या पूछा कि पोजीशन क्या होगी इसकी एक्स डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे, आप पोजीशन का ऑपरेटर लोगे और इस पर लगा दोगे।
अब पोजीशन का ऑपरेटर तो आप क्या लोगे भाई, जो मैंने फंक्शन लिया है साई, वो मैंने क्या लिया है, एक्स लिया है, साई इक्वल टू एक्स लिया है। अब आप लगाओगे इसको और आप ही चेक करोगे कि वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो बहुत बढ़िया, जो अपनी आइगन वैल्यू होगी वही क्या होगी, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू होगी। लेकिन अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन वहाँ पर लगाते हैं एवरेज वैल्यू मेथड, और अपन को वही तो सीखना है। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया साइज इक्वल टू एक्स, देखना आप सुनना, देखो जैसे मैंने एक फंक्शन लिया साइज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एग्जाम्पल साइज इज इक्वल टू मैंने क्या लिया एक्स, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया साइज इक्वल टू एक्स है, और मेरे से पूछ क्या रहा है कि पोजीशन बताओ, पोजीशन जो है वो बताओ भैया। अब इसका मतलब क्या है, पोजीशन का मतलब एक्स होता है, ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी, मतलब एक्स, और मैं क्या लगाऊंगा, इसका ऑपरेटर लगाऊंगा जो मेरे को निकालना है। इसका मतलब मेरे से क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि बताओ एक्स कैप क्या होगा। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, देखो इधर देखना, अब होता क्या है, जो ऑपरेटर है यहाँ पर साई तो फंक्शन है और ऑपरेटर क्या है मेरा एक्स कैप, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे लगा दूंगा। लगाओ, ऑपरेटर क्या है मेरा एक्स और फंक्शन क्या है मेरा ये लो एक्स। अब एक बार बताओ, फंक्शन क्या बन गया, ये तो एक्स स्क्वायर बन गया। अरे अभी तक मेरा फंक्शन क्या था, एक्स था, और फंक्शन क्या बन गया मेरा एक्स स्क्वायर, ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया। जबकि मैंने बोला क्या था, आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटर इफ फंक्शन डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, ये तो आइडेंटिटी को लूज कर गया। एक्स था, एक्स स्क्वायर हो गया, इसका मतलब फंक्शन चेंज हो गया, और फंक्शन चेंज होता है तो उस केस में हम जानते हैं अच्छे से कि वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। और अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा तो हमें ये अच्छे से पता है कि हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम एवरेज वैल्यू मेथड को यूज़ में लेंगे। तो इस केस में हमको अगर पोजीशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम पोजीशन आइगन वैल्यू मेथड से नहीं निकाल सकते। हम किससे निकालेंगे, अब एवरेज वैल्यू मेथड से। देखना भाई वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। ये क्या आ गया, ए साइज इक्वल टू क्या आ गया भैया, ये साइज स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, साइज स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इट डज नॉट फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन, इट डज नॉट फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि फंक्शन ही चेंज हो गया। क्या हुआ, फंक्शन ही चेंज हो गया। अरे फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन चेंज। और जब फंक्शन चेंज हो जाता है तो उस केस में क्या बोलते हैं अपन कि इट डज नॉट फॉलो द आइगन वैल्यू इक्वेशन। बोलो ये चीज़ क्लियर है, सही है। अब देखो अपन चेक करेंगे, इस एक्स एवरेज की वैल्यू निकालनी है अपन को, मतलब एक्स कैप की वैल्यू निकालनी है, पोजीशन की वैल्यू निकालनी है। और मेरे को अच्छे से पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार एम क्या है यहाँ पर, ये होगा एम क्या होता है, उस ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या है यहाँ पर एक्स कैप, इसको अपन लगा देंगे, ठीक है। देखो एक बार सुनना ध्यान से, अपन को निकालना क्या है, इस एक्स एवरेज की वैल्यू निकालनी है। लो भैया क्लियर है चीज़। इसको अपन कैसे निकालते हैं, सुनो, साई स्टार लिया, साई लिया, और दोनों के बीच में अपन क्या रख देते हैं, इसके ऑपरेटर को रख देते हैं अपन, रख दिया, और डीटो। फिर अपन क्या करेंगे, साई स्टार साई डीटो। ये होता है, यहाँ से अपन इस एवरेज वैल्यू को निकालेंगे अपन। अब इस एक्स एवरेज जो है, या ये जो एक्स है, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। और इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करने में लग गए तो आप, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन फंक्शन दिया गया है, देखो इसका मतलब क्या है, जो नीचे वाली टर्म है, इसका मतलब क्या है, नीचे वाले टर्म का मतलब इतना सा होता है कि फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। अगर फंक्शन ये साइज इक्वल टू एक्स दिया है, ये नॉर्मलाइज है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे ताकि ये वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। अगर फंक्शन नॉर्मलाइज होता है तो ये वैल्यू तो 1 हो जाती है, क्योंकि हमें पता है साई स्टार साई डीटो इक्वल टू क्या होता है, 1 फॉर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इस वैल्यू को हम आसानी से निकाल लेंगे, तो अपना कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। इस फंक्शन को अपन क्या करेंगे, पहले नॉर्मलाइज करेंगे गाइस। क्लियर है। देखो इस फंक्शन को अपन क्या करते हैं, पहले नॉर्मलाइज करते हैं। देखो अपन इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, फर्स्ट क्या करना है अपन को, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। क्लियर, मतलब गिवन फंक्शन अपना नॉर्मलाइज होना ही चाहिए। अगर वो नॉर्मलाइज रहेगा तो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी भाई। क्लियर। देखो फर्स्ट वी चेक फंक्शन इज नॉर्मलाइज और नॉट, फंक्शन इज
नॉर्मलाइज और नॉट। क्लियर? इफ नॉट देन वी हैव टू मेक इट क्या, नॉर्मलाइज। वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज। लो भैया, अगर मेरा फंक्शन नॉर्मलाइज है बहुत बढ़िया, नहीं है तो मेरे को इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि नॉर्मलाइज है या नहीं है, और उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, साइज स्टार साइड डिटो। अब स्टार का तो कोई मीनिंग है नहीं, तो लगा देते हैं एक बार। ऑन अप्लाइंग क्या, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। देखना भैया, अपन अप्लाई करते हैं एक बार, नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं अपन। देखो ये अप्लाई करा मैंने, कैसे करूँगा, ये लो भाई, साई स्टार मतलब x डॉट x और dx, जो मेरा d2 है वो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इजिकल टू 1 आता है क्या, मेरे को यही चेक करना है। ठीक है, देखो देखना भैया, देखना, सुनना ध्यान से। इसने एक चीज़ और बोली थी, हाँ जी, देखो एक बार अपन यहीं से लेते हैं इसको। यहाँ पर इसने बोला था कि आपको जो चेक करना है वो लिमिट क्या है, लिमिट एवरेज वैल्यू जो आपको चेक करना है उसकी लिमिट क्या है, 0 to 1। ये इसने और बोल दिया था भाई, इसने ये भी बोला था यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में सुनना, देखो x डॉट x dx इजिकल टू क्या आ रहा है, 1 आता है क्या। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x स्क्वायर लिया मैंने, क्लियर, और मैंने क्या लिया, डॉट dx इजिकल टू 1, और लिमिट मेरे को क्या बोली गई है, 0 से 1, तो 0 से 1 मैंने लिमिट ले ली। क्लियर है चीज़? देखो आगे चलते हैं अपन, हम देखना भैया, एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू क्या, 1 के बराबर आता है क्या। देखो सुनना भाई, 0 से लेके x, 1 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इजिकल टू, देखो मेरे को अच्छे से पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, क्या होता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये लो भैया, लिमिट हो गई 0 से 1, और लो भैया लिमिट क्या हो गई, 0 से लेके 1। अब मैं इसको जब रखता हूँ तो x की जगह 1 रखूँगा और x की जगह 0 रखूँगा। ये लो भैया 1/3 माइनस 0/3, सही है। और यहाँ से निकल के क्या आएगा, 1/3। ये लो भाई, यहाँ से निकल के क्या आ गया, 1/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साई स्टार साई डिटो इज इक्वल टू क्या आ गया भैया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 नहीं आया, क्या आया, 1/3। क्या आया, 1/3। जब साई स्टार साई डिटो इज इक्वल टू क्या आया, 1/3, दैट मीन्स मैं क्या बोलूँगा कि साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज। साई जो मेरा वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं है भैया, साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज, साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, अब मेरे को इसको क्या बनाना है, नॉर्मलाइज बनाना है। जब भी कभी ये सीन हो जाता है कि मेरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, देन वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज। और वो अपन कैसे करते हैं नॉर्मलाइज, जो भी वैल्यू आती है साई स्टार साई डिटो की, जो भी वैल्यू आती है उल्टा करो, रूट लगाओ और फंक्शन के साथ अटैच कर दो। ठीक है, उल्टा करो, रूट लगाओ और फंक्शन के साथ अटैच कर दो। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस 1/3 का उल्टा करूँगा, रूट लगाऊंगा और फंक्शन के साथ अटैच करूँगा। देखना एक बार, इस 1/3 को मैं उल्टा करूँगा, तो 1/3 को उल्टा करने के बाद क्या बनेगा, 1/3। ठीक है, तो अब क्या निकल के आएगा यहाँ से 1, यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, और इसका अंडर रूट कर दूंगा मैं, तो क्या निकल के आएगा, √3। तो √3 क्या हो गया, मेरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया। इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को मैं फंक्शन के साथ अटैच करता हूँ, तो साई इज इक्वल टू, देखना क्या बनेगा, साई इज इक्वल टू √3x। ये जो बना मेरा क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्या है ये, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है भैया। ये चीज़ क्लियर है, ये क्या आ गया मेरा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना भैया, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये आपके समझ में आना चाहिए। क्लियर। और ये क्या है, मेरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इसको मैं अटैच करूँगा। मैंने कुछ नहीं करा, साई स्टार साई डिटो जो आया, इसकी वैल्यू, जिसकी जो वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, 1/3। इसको मैंने उल्टा करा, उल्टा कर दिया, रूट लगाया, अब जो वैल्यू निकल के उसको फंक्शन के साथ अटैच कर दिया, और जो फंक्शन है मेरा वो क्या बन गया, नॉर्मलाइज बन गया। क्लियर। अब देखना यहाँ पर जब मेरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है तो उस कंडीशन में मेरे को इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब साई स्टार साई डिटो क्या आएगा, मेरा 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के। इसका मतलब अब मैं सीधा एक्स एवरेज निकाल सकता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्स एवरेज निकालूंगा। और एक्स एवरेज में कैसे निकालूंगा, देखना भाई, एक्स एवरेज में कैसे निकालूंगा, यहाँ से सुनना। देखो एक्स एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को जब एक्स एवरेज निकालना होगा यहाँ से, तो देखना भाई क्या करता हूँ,
मैं इधर देखना भाई, जिस फंक्शन को लगाऊंगा किसको लगाऊंगा मैं, नॉर्मलाइज वे फंक्शन को लूँगा अब √3x, और फिर इधर भी क्या लूँगा √3x ले दिया, और बीच में क्या रख दूंगा, जो मेरे को ऑब्जर्वेबल है उसका ऑपरेटर रख दूंगा, वो कौन क्यों क्या है x कैप, भाई मैंने ऑपरेटर रख दिया ये, और साथ में क्या आएगा dx 0 से लेकर 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 1 हो गई। क्लियर। अब देखना भाई, अब देखना आगे होगा क्या भाई, देखना भाई इसको अपन सॉल्व करते हैं। x एवरेज क्या निकल के आएगा यहाँ से, देखो √3 है, इधर भी √3 है, दोनों बाहर आ जाएंगे। मैंने आपको बोला था कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो उससे बाहर आ जाती है, ठीक है। √3 बाहर आएगा, √3 बाहर आएगा, √3 क्या हो जाते हैं 3, ये लो ये 3 हो गया। अंदर क्या बचेगा, लिमिट रहेगी 0 से लेके 1, इधर क्या रहेगा x, देखो 1x 2x 3x क्या हो गया x³ डॉट dx। क्लियर। ये लो भैया आगे सॉल्व करते हैं इसको अपन। x एवरेज लो भाई 3 एज इट इज़ है, x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, लो भाई x4 डिवाइडेड बाय 4, ये तो होता है n+1 डिवाइडेड बाय n+1, x की पावर n का क्या होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो देखो x की पावर 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1, ये मैंने कर दिया, ये निकल के आया, लिमिट क्या है 0 से लेके 1। लो भाई सॉल्व करते हैं आगे अपन इसको। x एवरेज अब क्या निकल के आएगा, देखो सुनो ध्यान से, 3 एज इट इज़ है। क्लियर। इधर देखना, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू एक बार 1 रखूँगा 0 रखूँगा, तो 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। इधर से तो क्या निकल के आएगा 1, इधर से क्या निकलेगा 0, कुछ नहीं, मतलब इधर से ऑल ओवर निकलेगा क्या भैया, ऑल ओवर क्या निकलेगा, इधर है 3, इधर निकलेगा 1/4, मतलब x एवरेज क्या आ गया अपना 3/4। लो भैया अपना x एवरेज निकल के क्या आया 3/4। क्लियर। अब सुनना देखो ध्यान से, ये जो आया ये x एवरेज जो निकल के आया, जब अपन इसको आइगन वैल्यू से निकाल रहे थे, तो उस केस में ये तो फंक्शन ही चेंज हो रहा था, मतलब अपन ऑब्जर्वेबल की वैल्यू तो अपन निकाल ही नहीं पा रहे थे। अब इस केस में जो x ये आया ये 3/4, ये क्या है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, ये क्या है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, ठीक है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। क्लियर है चीज़, बोलो भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको पता ही है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना भाई, ठीक है। सब कुछ आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब ये वैल्यू क्या निकल के आ गई, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू। इसको अपन आइगन वैल्यू इक्वेशन से अपन नहीं निकाल पा रहे थे, तो अपन ने किससे निकाला, एवरेज वैल्यू मेथड से। निकल के क्या आई, अपन से x कैप पूछा था, पोजीशन पूछी थी, पोजीशन क्या आई 3/4। लो भैया जो काम आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं कर सका वो किसने कर दिया, भाई, वो कर दिया अपने एवरेज वैल्यू मेथड ने। किसने कर दिया, एवरेज वैल्यू मेथड ने, ठीक है। चलो कुछ चीज़ें आपको देख नहीं रहे, मैं एक बार दिखा देता हूँ उन चीज़ों को सॉल्व करके। देखो भाई, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी तरह का डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। ये हो गया अपना आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में हो गया, आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में। और एवरेज वैल्यू मेथड दोनों में अपन कंपैरिजन कर लिया। इसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे, कब अपन आइगन वैल्यू इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और कब एवरेज वैल्यू मेथड को अप्लाई करेंगे। क्लियर। आगे देखना आप, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अपन ने कल पढ़ा था टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अपन ने क्या पढ़ा था, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वहाँ से एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, टिफर में आया हुआ है भैया ये क्वेश्चन, ये ठीक है, टिफर में आया हुआ है। देखना भाई क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं एक बार, उससे फिर अपन आगे चलते हैं उसके बाद में, ठीक है। देखना भाई, अपन ने एक चीज़ तो सीख ली कि जब भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू पूछे तो सबसे पहले अपन अप्लाई करेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन।
देखते हैं अपन कि वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है बहुत बढ़िया बात है, अगर वो नहीं कर रहा तो हम एवरेज वैल्यू से अपन उस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और अपन ने निकाला, देखो एक्स एवरेज का निकाला अपन 3/4। आइगन वैल्यू इक्वेशन से अपन इसको नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। तो पोस्टुलेट नंबर 3 और पोस्टुलेट नंबर 4 दोनों किसके लिए हैं? ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालने के लिए। एक निकालता है आइगन वैल्यू मेथड से, एक निकालता है एवरेज वैल्यू मेथड से। अपन ने दोनों से निकालना सीख लिया एक बार, ठीक है। हाँ जी भाई, अब आगे चलते हैं अपन, अब आगे चलते हैं भाई। देखना, सुनो ध्यान से। एक क्वेश्चन आया था कि इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम डिपेंडेंट और नॉट। सुनो ध्यान से, इज प्रोबेबल डेंसिटी, देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज टाइम डिपेंडेंट और नॉट लो भैया, ये चीज़ क्लियर है? हाँ जी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको अपन कैसे देखेंगे भैया अपन कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो टाइम पर डिपेंड करती है या नहीं करती। क्लियर है चीज़? ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती क्या है, अपन को पता है अच्छे से कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, वो साइज स्क्वायर होती है। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसका मीनिंग क्या होता है? साइज स्क्वायर। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको सिखाया भी था ये चीज़, ठीक है। साइज स्क्वायर। बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। और यहाँ पर साई जो होता है, वो क्या होता है? वेव फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि आइंस्टीन ने एक बात बोली थी कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो उसी टाइम पे मैक्स बोर्न क्या बोला? अच्छा ऐसी बात है तो सुन, अगर तू बोलता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर के बराबर होती है, जहाँ पर साई क्या है? मेरा वेव फंक्शन। साई क्या है? वेव फंक्शन, ठीक है। अब इस साई की वैल्यू क्या होती है? देखो अपन को पता है कि साई जो होगा वेव फंक्शन, ये क्या होता है? साई RT। भाई अपन से पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम डिपेंडेंट है या नहीं। इसका मतलब अपन क्या लेंगे? तो वेव फंक्शन लेंगे, वो अपन वो लेंगे जो टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। इसका मतलब टोटल वेव फंक्शन लेंगे अपन। लो भैया, साई RT इज इक्वल टू क्या होगा? देखो साई R डॉट साई टी, ठीक है। ये आपको पता है अच्छे से, ये आपको अच्छे से पता है। और मैंने आपको बताया था कि साई R और साई T की वैल्यू क्या होती है? साई RT। लो भाई, साई RT, साई R तो साई R रहता है, क्लियर। और साई T क्या होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ET/h कट। यही तो होता है। बोलो भैया, यही होता है, माइनस आयोटा ET/h कट। क्लियर है चीज़? बोलो, ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? ये चीज़ सबको क्लियर है? ये चीज़ क्या है? सबको क्लियर है भाई। ये मैंने आपको सिखाई थी, ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है, ठीक है। अब सुनना, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में सुनते हैं अपन, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको अपन बोलते क्या है? साई स्क्वायर। लेकिन इसको अपन साई स्क्वायर जो बोलेंगे वो कैसे बोलेंगे? इसको अपन एक साई का तो लेंगे अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई RT, ऐसे तो करते हैं अपन। और एक क्या लेंगे अपन? नॉर्मल वाला। बोलो, एक का तो मैंने लिया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और एक क्या लिया मैंने? सिंपल, ठीक है। अब मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँगा। देखो मेरे को पता है कि साई स्टार की वैल्यू क्या होती है। साई स्टार की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? साई RT की साई स्टार जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू क्या होगी? देखो ये है, ठीक है, ये है। तो साई R एक्सपोनेंशियल, मेरे को पता है आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा जब मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? आयोटा ET/h कट, T/h कट। और अगर मैं साई ये लेता हूँ, देखो एक तो मेरे को ये पता लगा, ठीक है। और एक मेरे को पता है कि साई RT क्या होता है? केवल साई RT वो क्या होता है? साई R डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ET/h कट। ये लो भाई, ये चीज़ मेरे को पता चल गई अब, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी क्या होती है? साई स्क्वायर। उसको मैं इस टर्म में लिखता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन ये होता है। जब मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँगा तो ये बनेगा, और नॉर्मल लूँगा तो ये बनेगा। और मेरे को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में दोनों चाहिए, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी और ये भी। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ इस पर। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अपन मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखना भाई। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इधर देखो, देखना भाई। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, देखो भाई सुनना ध्यान से, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ? देखो साई स्टार RT क्या होगा? ये साई R
डॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ई टी बाई एच कट, सही है, ई टी बाई एच कट। अब मैंने लिया, एक तो ये ले लिया मैंने साई स्टार आर टी, अब मैं लूँगा ये वाला साई आर टी, इसको भी ले लेते हैं अपन, साई आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, एक्सपोनेंशियल की ये वाली टर्म प्लस में है, ये वाली टर्म किस में, माइनस में, काट दो भाई, जो कटता है उसको सबसे पहले काटा करो, ठीक है। क्वांटम में यही करना है आपको, जो जो दिख रहा है पहले उसको काटते चलो भाई, काट दिया अपन ने, बहुत बढ़िया। देखना भाई एक बार इधर, अब इधर देखना, अब मेरे को क्या ये पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या हो रहा है, सुनना देखो ध्यान से, सुनना देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैंने यहाँ पर दोनों वेव फंक्शन लिखे, एक तो लिखा मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, एक मैंने सिंपल वाला लिखा। जब मैंने दोनों वेव फंक्शन लिखे तो ये वाली टर्म पॉजिटिव थी, ये वाली टर्म नेगेटिव थी, इसको मैंने काट दिया, क्या बचा, साई आर और साई आर, केवल ये बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, केवल साई आर डॉट साई आर। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, देखना भाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी केवल साई आर के स्क्वायर के बराबर होगी भाई, साई आर के स्क्वायर के बराबर होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, ठीक है, इज़ नॉट टाइम डिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज़ नॉट द टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। ये डिपेंड कर रही है कहीं पर, टाइम पर नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ऑन टाइम। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है आप, क्या नहीं आ रही, आ रही है। यहाँ पर केवल जो कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल होता है उस पर ये डिपेंड करेगा, कौन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कभी भी टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला टिफर के एग्ज़ाम में, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पर डिपेंड करती है नहीं करती। क्लियर? यहाँ तक हो गया अपना। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपना एक टॉपिक बचा हुआ है। देखो मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में कि अपन आज 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो एवरेज वैल्यू पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे अपन कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पर डिपेंड करती है नहीं करती, वो अपन ने देख लिया, एवरेज वैल्यू पढ़ लिया। और मैंने तीसरा टॉपिक बोला था आपसे कि क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको पढ़ेंगे अपन। तो उसको अपन अब पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से भी क्या होता है ये क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसको समझने के बाद अपन आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे और कल से अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो क्वांटम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर? क्वांटम का क्या होगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उसमें अपन सारे सिस्टम लेंगे और उन सिस्टम के रिगार्डिंग अपन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी एनर्जी, उसकी एवरेज वैल्यू, उसका वेव फंक्शन आया कैसे, अपन कैसे उसको पहचानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है उसमें। ठीक है, वीरियल थ्योरम पढ़ेंगे उसमें अपन, और आपस में रिलेशन पढ़ेंगे अपन, क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे वहाँ पर अपन, ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ेंगे, मतलब सब कुछ पढ़ेंगे अपन एक हर एक सिस्टम में। तो उसके लिए आप रेडी हो जाना। ये पूरा क्वांटम का यहाँ तक का पोर्शन आपके क्लियर रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले एक बार इस चीज़ को जरूर पढ़ लेना ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? देखो सुनो ध्यान से अब। हाँ जी, देखना भाई, हेडिंग डाल लो, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, सुनना, देखो क्या है ये क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मतलब कुछ नहीं है, अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ले आएंगे कि उसको किसी भी सिस्टम में अपन अप्लाई करेंगे, किसी भी सिस्टम के लिए। बस इसको एक सिंपल फॉर्मेट में ले आते हैं अपन। एक्चुअली अपन जो पढ़ते हैं एच साई बराबर ई साई, उसी चीज़ को अपन अब यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकली प्रूव करेंगे इसको अपन। क्लियर है चीज़? बिल्कुल, एच साई बराबर ई साई को अपन क्वांटम मैकेनिकली प्रूव करेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिकली इसको कैसे ट्रीट करेंगे अपन आगे चलकर। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो द श्रोडिंगर इक्वेशन इज आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एनर्जी। ये अपन जो बोलते हैं एच साई बराबर ई साई, एच साई बराबर ई साई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है एच साई बराबर ई साई का। एच क्या है यहाँ पर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच क्या है यहाँ पर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। आप मेरी हर वीडियो का जो थंबनेल होता है उसका स्क्रीन होता है, वहाँ पर आप देखते होंगे कि मैं मैक्सिमम केस में ये लिखता हूँ एच साई इज इक्वल टू ई साई। क्वांटम का फेवरेट इक्वेशन है भैया ये, एच साई बराबर ई साई। इसको देखते ही पता चल जाता है क्वांटम पढ़ रहे हैं, इसको देखते ही पता चल जाता है क्या कि क्वांटम पढ़ी जा रही है भैया यहाँ पर।
ठीक है। अब देखो एच क्या होता है यहाँ पर, अपन हर सिस्टम में एनर्जी तो निकालते रहते हैं अपन, ठीक है। और टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये एच क्या है यहाँ पर, एच स्टेट्स फॉर द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये क्या होता है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ये। साई अपना वेव फंक्शन है, ये भी वेव फंक्शन आया। अब ई क्या आया, ई जो निकल के आता है, ई क्या होता है अपना एनर्जी। ई क्या होती है, एनर्जी। ई भैया एनर्जी होती है, क्लियर है चीज़ है। और एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है वो टोटल एनर्जी का ही ऑपरेटर होता है। तो जो आइगन वैल्यू निकल के आएगी वो एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है वो, क्लियर। देखो सुनना आप ध्यान से। अब अपन पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हेडिंग डालो भैया, हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या है भाई, सुनना देखो ध्यान से। क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके बारे में समझना भाई, इसके बारे में समझना आप, ये होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं अपन अब। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो सुनना, मैंने क्या बोला कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो आइगन वैल्यू होती है एनर्जी के लिए, ठीक है। मतलब उसमें जो ई आता है, एच ऑपरेटर लिया अपन ने, और ई क्या आता है, एनर्जी आती है। और एच ऑपरेटर किसका है, टोटल एनर्जी का, ठीक है। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, इसका मतलब क्या है, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एनर्जी, इज आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपके बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इसको क्यों बोला। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, फंक्शन पे लगाया, सेम फंक्शन आ जाता है और एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है, वो एनर्जी की वैल्यू होती है, ठीक है। अपन को पता है जो ऑपरेटर लगाते हैं अपन, उसी की तो वैल्यू आती है वो, ठीक है। अपन ने ऑपरेटर किसका लगाया, एनर्जी का, तो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो। इसका मतलब क्या है, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, एनर्जी की वैल्यू होती है, ठीक है। आइगन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब सुनना देखो ध्यान से, होता क्या है, अपन को पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, देखो भाई, एच साई इज इक्वल टू ई साई, एच साई इज इक्वल टू ई साई, क्लियर। मेरे को पता है कि एच क्या होता है, यहाँ पर एच क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती है, दोनों इसमें मिक्स होती है, ठीक है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, और इसका मैंने ऑपरेटर का आपको फॉर्मूला ही बता रखा है मैंने, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, ठीक है, प्लस v। ये क्या होती है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है भैया, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू, ठीक है। इसको मैं लगाता हूँ इस पर और फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। देखो एच की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई इजिकल टू, देखो ये मैंने हैमिल्टन ऑपरेटर रखा है, एच की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने, प्लस v, ठीक है, साई इजिकल टू ई साई। ये चीज़ क्लियर है। ये साई इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इजिकल टू ई साई। अब साई साई दिखेंगे अपन को, भगवान दिखेंगे केवल, ठीक है। देखना भाई, अपन क्या करते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, इस वी साई, इस पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं अपन, इस पूरी टर्म को अपन उधर ले जाते हैं। ले जाओ भाई, देखो इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये तो माइनस की प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी, और ये तो इधर ही रहेगी। देखो क्या हुआ, माइनस, ये किसका था, माइनस एच कट स्क्वायर, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो एच कट स्क्वायर बाई 2m, क्लियर, डेल स्क्वायर साई
डेल स्क्वायर साई, ये चीज़ क्लियर है। देखो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का, तो प्लस वाले को मैं इधर ले देता हूँ एक बार, प्लस ई साई, ये किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस ई साई। ये पूरे सामान जब उधर जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। बोलो भैया कोई डाउट है किसी भी तरीके का? नहीं है, बहुत बढ़िया, डाउट आपको होना भी नहीं चाहिए। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, देखो अपन को यहाँ से इस वैल्यू को अपन सिंगल फॉर्म में रखेंगे डेल स्क्वायर साई को। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो होती है डेल स्क्वायर, ये होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर। ये जो होता है डेल स्क्वायर, इसको अपन क्या बोलते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर। और लैप्लेसियन ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल कोऑर्डिनेट का भी होता है, मतलब सिंगल एक्सिस का भी होता है, डबल एक्सिस का भी होगा, ट्रिपल एक्सिस में सबका होगा वो। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में बोलेंगे अपन। अगर अपन बोलेंगे वो किस में, 2 डायमेंशनल, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पर एक्स की टर्म और वाई की टर्म दोनों को इंट्रोड्यूस करा देंगे। क्लियर। अब अपन बोलते हैं इसको 3D, तो 3D में क्या हो जाएगा, अपन तीनों एक्स वाई जेड तीनों की टर्म को अपन इंट्रोड्यूस करा देंगे। क्लियर। देखना आगे यहाँ से मेरे को यहाँ पर केवल इसको रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मतलब इस चीज़ को हटा दूंगा मैं। और आप जानते हो कि जब भी आपको ये वाली चीज़ हटानी होती है किसी, तो क्या करो, इसका उल्टा करके और उसको मल्टीप्लाई करते जाओ पूरी इक्वेशन से। इसका उल्टा करो और पूरी इक्वेशन से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो एच कट स्क्वायर बाई 2m को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से, तो ये तो पूरा सामान क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली ये। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो समझ में आया ये, मैंने 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई क्यों करा, मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरे को ये सिंगल फॉर्म में चाहिए, ये वाली वैल्यू डेल स्क्वायर साई की वैल्यू। ठीक है, और ये अपन को आगे जाके पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं अपन इसको। क्लियर। इसको हटाते हैं, देखो अपन इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखना भैया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपन 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से। क्लियर। देखो सुनो ध्यान से, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय हाँ जी, किससे करेंगे अपन इसको, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड वी गेट द सोल्यूशन। इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो निकल के आएगा, जो सोल्यूशन निकलेगा आगे जाके, वो क्या सोल्यूशन निकलेगा उसको देखना भाई। जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो सोल्यूशन क्या है देखना। इसको मैंने मल्टीप्लाई करा इससे, देखो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, तो ये तो सामान हट गया पूरा। यहाँ क्या बचेगा, ओनली डेल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, डेल स्क्वायर साइन प्लस, देखना प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी ईसाई है, ईसाई है यहाँ पर। ठीक है, और देखना भैया v, जो v है, v ये वाली टर्म, ये किसने लिख दिया, ये गलत बात, ये लो v सही, इस v के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या आ जाएगा v सही इज इक्वल टू 0। तो चल ही रहा है, ये तो चल ही रहा है भैया। ठीक है, अब देखना आगे क्या होने वाला है, डेल स्क्वायर साई, ये मैंने बोला। देखो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, इसमें भी है और इसमें भी है, ले लो भाई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। क्लियर। इधर क्या बचेगा, इधर e बचेगा, इधर v बचेगा, किस फॉर्म में, माइनस फॉर्म में, e माइनस ई, और साई यहाँ पर भी है, साई यहाँ पर भी है, इस साई को मैं लास्ट में लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। बोलो भैया, इस इक्वेशन को आप हर जगह देखते होंगे, इस इक्वेशन को आप हर जगह देखते होंगे भाई, हर जगह देखते होंगे, हर जगह इस इक्वेशन को। ठीक है, यही क्या है, मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यही क्या है, मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बोलो ये बात समझ में आ गई आपके, नहीं आई? कुछ नहीं किया मैंने, एच सही बराबर ई सही लिया, एच को मैंने क्या करा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रखा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रखने के बाद मैं सॉल्व करता गया। यहाँ से मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए केवल लैप्लासियन ऑपरेटर की, इसको मैं सिंगल फॉर्म में रखूँगा। तो इसको सिंगल फॉर्म में रखने के लिए इस सामान को मेरे को हटाना पड़ेगा। इस सामान को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी जस्ट रिवर्स फॉर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा मैंने, तो वो तो हट गया, यहाँ से ये बचा, और बाकी ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों से मैंने कॉमन लिया इनको, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को, और ये निकल के आया। सही है, आपको ये इस फॉर्मेट में दे सकता है। आपको ये क्या कर सकता है, एच कट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मतलब एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई। जब ये इसको इस फॉर्मेट में खोल के देगा यहाँ पर, तो वो आपको ये भी बोल सकता है कि लो भैया डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन, देखो एच कट स्क्वायर का मतलब क्या है, एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई ऊपर जाएगा लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में है, तो मतलब एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर,
और लिख ही देता हूँ रे यार, एच का स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ से, मतलब 2m तो ऊपर है ही है और 4 पाई स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m। लो भैया नीचे क्या बचेगा, ओनली एच स्क्वायर। क्लियर, इधर क्या बचेगा, ओनली ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। लो भैया ये भी क्या है, मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दोनों फॉर्मेट में मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, दोनों फॉर्मेट में मेरे को लिखना आना चाहिए इसको। क्लियर है, ये क्या है, मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये क्या है, ये मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब सुनना भैया, देखो ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एच साई बराबर ई साई, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये भी श्रोडिंगर है, ये भी श्रोडिंगर है, किसी भी फॉर्मेट में आपको दे सकता है वो, ठीक है। जब छोटे मोटे कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर वो इन फॉर्मेट में से पूछ लेता है वो सिंपल क्वेश्चन कि बताओ कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ध्यान रखना ये भी है, ये भी है, सब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है भैया ये। यहाँ तक कि एच साई बराबर ई साई, ये भी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इसका मैंने क्या किया, क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट किया है इसको मैंने। अब देखो जब मैं कोई सिस्टम लूँगा, जब भी मैं कोई सिस्टम लूँगा तो उस सिस्टम का अपना क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी किसकी, लैप्लेसियन ऑपरेटर की, उसकी खुद की वैल्यू होगी। वो हर सिस्टम की अलग अलग होती है, ठीक है। अगर वो 1D है तो 1D के लिए अलग होती है, 2D के लिए अलग होती है, 3D के लिए अलग होती है। जब मोशन ही चेंज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोशन आ गया तो लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू अलग हो जाती है। ध्यान रखना हाइड्रोजन एटम के लिए, जैसे अपन जब इसकी वैल्यू पढ़ते हैं डेल स्क्वायर की वैल्यू, देखो बताऊंगा अभी सबके लिए बताऊंगा वैल्यू एक बार इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ से देखो वेव फंक्शन, हर सिस्टम के लिए वेव फंक्शन अलग अलग होता है, लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू अलग अलग होती है, एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस वेव इक्वेशन से, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इसको सॉल्व करके अपन वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। याद करो मैंने आपको फिलोसफी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में एक बात बोली थी, डी ब्रोगली एक बात बोल किया था कि कोई भी मैटर होता है उसके दो नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इस बात को श्रोडिंगर ने सुना था। श्रोडिंगर ने बोला था कि अगर किसी भी मैटर की कोई इक्वेशन, सुनना ध्यान से, देखो मैंने आपको एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, फिलोसफी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने आपको एक बात बोली थी जब मैं आपको फिलोसफी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा था। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि डी ब्रोगली ने एक बात बोली थी कि डी ब्रोगली ने बोला था कि कोई भी मैटर होता है उसके दो नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। इसी बात को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने पकड़ लिया। श्रोडिंगर ने क्या बोला था, श्रोडिंगर बोला कि अगर देख सुन डी ब्रोगली, अगर कोई मैटर या कोई भी पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी। ये रही वो वेव इक्वेशन, ये है वो वेव इक्वेशन। क्लियर, उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी और इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या निकल के आएगा, वेव फंक्शन। क्लियर, इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, वेव फंक्शन। कब निकल के आता है, जब अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यू रखते जाएंगे तुरंत। क्लियर है, तो अपन को साई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे, एनर्जी की वैल्यू रखेंगे, वी रखेंगे, तो यहाँ से सब कुछ निकल के आ जाएगा भाई अपने सामने, ठीक है। और एक टोटल मैथमेटिकली फिनोमेना ही है, टोटल मैथ से सॉल्व होता है। इसलिए अपन आगे क्या करेंगे, वेव फंक्शन से याद करेंगे अपन आगे चल के। बोलो ये चीज़ें क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ें क्लियर है या नहीं है। अब एक बार मैं इस डेल की वैल्यू बता देता हूँ आपको। मैं इस डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू सुनना देखो ध्यान से, डेल के वैल्यू, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, सुनना देखो ध्यान से, सुनना। इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है भाई, देखो सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ 1D के लिए, किसके लिए बात करता हूँ, 1D के लिए, 1D के लिए होती है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या होती है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2D के लिए बात करता हूँ, 2D के लिए क्या होती है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर। क्लियर है। मैं बात करता हूँ 3D के लिए, किसके लिए बात करता हूँ, 3D के लिए। 3D के लिए क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। लो भैया, ठीक है। ये सारी जो वैल्यू चलती हैं किस में चलती हैं, ये सारी वैल्यू चलती हैं भैया किसके लिए, ये वैल्यू, ये जो मैंने बात बोली, कौन सी बात बोल दी भाई, ये जो मैंने बात बोली ये वाली, ये जो मैंने बात बोली ये किसके लिए है, ये केवल है, सुनो ध्यान से, ये केवल किसके लिए है, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल एंड
वाइब्रेशनल मोशन के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग है ये? जब अपन ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ेंगे या वाइब्रेशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर 1D के लिए ये वैल्यू होती है, 2D के लिए ये वैल्यू होती है और 3D के लिए ये वैल्यू होती है। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना भाई, जब इलेक्ट्रॉनिक मोशन आता है या फिर रोटेशनल मोशन आता है तो वहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वहाँ पर ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? चेंज। इसको मैं थोड़ा जमा के लिखता हूँ भाई, देखो इसको मैं थोड़ा जमा के लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा भाई, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा भाई, अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। देखो भाई सुनो, ध्यान से सुनना। देखो 3D के लिए वैल्यू क्या हो जाती है? 3D के लिए ये वैल्यू हो जाती है भाई, 3D के लिए ये वैल्यू हो जाती है d² बाई dx² प्लस d² बाई dy² प्लस d² बाई dz²। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया? ये चीज़ क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब ये जो मैंने बातें बोली ये किस किस के लिए हैं? ये हैं केवल वाइब्रेशनल के लिए, वाइब्रेशनल मोशन के रिगार्डिंग जो भी अपन पढ़ेंगे उसके लिए है, और ट्रांसलेशनल के रिगार्डिंग है, ट्रांसलेशनल मोशन के रिगार्डिंग, मतलब इसके रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग जो अपन पढ़ते हैं तो 1D 2D और 3D में इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू ये होती है। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया भाई? बोलो भाई, क्लियर? लेकिन जब अपन क्या पढ़ते हैं? जब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन, जब अपन क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोशन, तो उस केस में इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो सुनना ध्यान से, जब अपन पढ़ते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर, अपन क्या पढ़ते हैं? लैप्लेसियन ऑपरेटर इन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जब अपन पढ़ते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर इन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मोशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स मोशन के रिगार्डिंग जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के रिगार्डिंग जो सिस्टम होता है वहाँ पर अपन इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू कुछ अलग होती है। वो r थीटा फाई की टर्म में होती है, वो पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म में होती है। और वो पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में क्या होती है? देखना भैया, इस del² की वैल्यू क्या होती है? del² की वैल्यू होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में 1/r² del/del r, r² del/del r। सुनो देखो ध्यान से, 1/r² साइन थीटा del/del थीटा साइन थीटा del/del थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा del² बाई del⁵²। ये किसकी वैल्यू होती है? ये लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मोशन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन में क्या होती है भैया? ये देखो भाई, ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मोशन में लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तो ये भी आपको याद में रखना है। क्लियर है? बोलो, इसमें किसी भी तरह को डाउट हो तो बताओ। लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके समझ में आया या नहीं आया? इसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो उस डाउट को हम और सॉल्व कर देंगे। क्लियर? हाँ जी, आज की क्लास को वहीं तक रखते हैं। कोई देखो, आज की क्लास में 3 टॉपिक पढ़े, एवरेज वैल्यू मेथड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी होती है वो टाइम पर डिपेंड करती है नहीं करती। और तीसरा हमने पढ़ा क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, एवरेज वैल्यू हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जब पहले हम ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि वो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम अप्लाई करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन से ऑब्जर्वेबल की वैल्यू आ रही है तो हम बोल देंगे बहुत बढ़िया बात। नहीं आ रही तो हम एवरेज वैल्यू मेथड को यूज़ में लेते हैं। कुछ नहीं करते, 2 फंक्शन के बीच में उस ऑपरेटर को लगाया और सॉल्व करते जाओ उसको। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या लिया कि टाइम डिपेंडेंट होता है नहीं होता कौन? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हमने बोला नहीं होता भाई, उसको हमने सॉल्व करा। ये होता है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Hψ बराबर Eψ लिया, हैमिल्टोनियन की वैल्यू रखी, ये करा अपन ने, ये वैल्यू हटाई यहाँ से अपन ने, ये निकल के आया। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है, ये वेव फंक्शन होता है साई। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? वेव फंक्शन। क्या निकल के आता है? वेव फंक्शन। बोलो, ये बात क्लियर है या नहीं है? और इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू ध्यान रखना 1D में होती है केवल x डायरेक्शन में, 2D में होती है x और y डायरेक्शन में, और 3D में होती है x, y और z डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो होता है अपना, हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं हम यहाँ पर। इस हाइड्रोजन एटम के लिए लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? 1/r² del/del r, r² del/del r, 1/r² साइन थीटा del/del थीटा साइन थीटा del/del थीटा, 1/r² साइन स्क्वायर थीटा del² del⁵²।
ठीक है। ये जो वैल्यू होती है लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है, ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ याद रहेंगी तभी आप आगे काम कर पाओगे, ठीक है। और हो जाएंगी याद ही है। अभी इस पे ज़्यादा फोकस मत करना, इसको मैं याद करा दूंगा, और वो भी नहीं भी होता है तो ये कोई इतना कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन सीधा वेव फंक्शन याद रखेंगे इसका, हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन क्या होता है, अपन वहाँ पर चलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। वैसे हो सके तो याद कर लेना, बाकी तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। जो चीज़ याद करने की ही है उसको मैं बताऊँगा कि ये तो याद करना ही करना है। बाकी अपन को केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स नहीं पढ़नी भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत ध्यान रखना। मैथ्स और फिजिक्स से अपन को थोड़ा दूर रहना है, इतना पढ़ना है कि अपने केमिस्ट्री का काम हो जाए, अपना खुद का काम हो जाए। अभी क्वांटम पढ़ लें अपन, केमिस्ट्री की जो है, ठीक है। उसमें जो इन्वॉल्व होती है मैथ्स और फिजिक्स, वो मैं आपको बताता चलूँगा धीरे धीरे, क्लियर। कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस हम आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं अपन, और कल से अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और वहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे पार्टिकल इन द बॉक्स। पार्टिकल इन द बॉक्स मतलब 1D बॉक्स, 2D बॉक्स और 3D बॉक्स, इसको अपन स्टार्ट करेंगे, और अपना ये चलेगा करीब 4 से 5 दिन तक। पार्टिकल इन बॉक्स चलेगा अपना 4 से 5 दिन, ठीक है। मतलब 5 घंटे का अपना ये पूरा पार्टिकल इन बॉक्स है, तो 5 घंटे में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, आपके समझ में आना चाहिए, अपन बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है। पार्टिकल इन बॉक्स से बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ये पार्टिकल इन बॉक्स से, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अब और क्या होता है पार्टिकल इन बॉक्स, अपन उसमें क्या क्या करते हैं, यहाँ तक अपन इस लेक्चर को रखते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। और हम एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी थोड़ा एफर्ट लगाओ, वीडियोज़ को शेयर करो, जो लोग नीडी है वहाँ तक पहुँचाओ इसको, क्लियर है, ठीक है। तो आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।